नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी हरियाणा प्रदेश की छोटी टोली की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में सीएम सैनी ने भी हिस्सा लिया। सदस्यता अभियान को लेकर संगठनात्मक गतिविधियों के निमित्त हो रही बीजेपी की बैठक। खबर पंचकुला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की छोटी टोली की बैठक हुई। बता दें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, प्रदेश से प्रभारी सुरेंद्र नागर, संगठन महामंत्री फणनीद नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता एवं सुरेंद्र पूनिया के साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल भी उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा के गांव कनीपला में बीजेपी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने जिले में 3 लाख नए बीजेपी सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने गांव कनीपला को 33 केवी पावर के हाउस 21 लाख रुपए की अनुदान राशि की सौगात दी है। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुशील राणा भी मौजूद रहे। वो कमल के फूल को दिया है, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप सबको बधाई देते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था वोट मांगने के लिए, 2 बार यहाँ पर आया हूँ। जर्नैल सिंह जी के पास आया, हमारे देशराज जी ने अलग एक कार्यक्रम यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा था, पहले उसमें आया। फिर जर्नैल सिंह जी ने समर्थन दिया, पूरे साथियों के साथ वहां पर आया। मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं। और हमने जो आप लोगों से बातें भी कही थी कि कोई दिक्कत समस्या खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर से धान की खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी गई। कुछ मंडियों में धान की जल्दी आवक होने से 1 सप्ताह पहले खरीद शुरू करने का फैसला हुआ। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों को मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास बनाया। फसल खरीद के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का काम किया है। इस खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसानों ने पंजीकृत किया। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार की नीति की वजह से पड़ोसी राज्यों के किसान भी हरियाणा में फसल बेचने के इच्छुक है। राज्य सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए। 27 सितंबर से धान की खरीद एमएसपी पर शुरू की गई। कुछ मंडियों में धान की जल्दी आवक होने के कारण हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह पहले खरीद शुरू करने का फैसला किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी सुनिश्चित की है। किसानों को इस बार मंडी गेट पर भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी गेट पर पास लेने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। इसका किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। किसानों ने मोबाइल ऐप द्वारा स्वयं ही घर बैठे आसानी से डिजिटल गेट पास बनाया, जिससे उन्हें मंडी गेट पर अन्य गेट पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बिना देरी या लाइन में लगे सीधे मंडी में प्रवेश कर अपनी फसल बेचने का काम किया। हमारी सरकार ने फसल का भुगतान के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था बनाई। फसल खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।
इस खरीफ सीजन में धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसान पंजीकृत हैं। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। अब तक 50,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसकी एवज में किसानों को 11,296 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सीधा उनके खाते में दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुकुल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आर्य महासम्मेलन में शिरकत की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका भव्य अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव प्रवीण अत्रेय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला एसी में बैठकर बयानवीर न बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद संभालते ही पहला कार्य किसानों को कम वर्षा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ का बोनस देकर किया। 50.5 लाख एमटी से ज्यादा धान खरीदा गया और 11,000 करोड़ से अधिक का पैसा किसानों को ट्रांसफर हुआ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार झूठ बोल के हरियाणा के किसान को बरगलाने का प्रयास किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये बात समझ लेनी चाहिए कि झूठ के सहारे राजनीति नहीं चला करती। मैं मानता हूं जिस तरह से हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में हरवाया, कांग्रेस के नेता जो है सदमे में है, बुखलाए हुए हैं, और शायद यही कारण है कि रणदीप सुरजेवाला लगातार झूठ बोल के हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसान को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कुछ सवाल पूछे। पहले तो रणदीप सुरजेवाला को समझना चाहिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हित के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था तभी उन्होंने ये साबित किया था। जैसे औसत से कम अगर वर्षा जैसे हुई, तुरंत उन्होंने किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपया प्रति एकड़ बोनस ट्रांसफर किया। ये उनकी सोच है किसान हित के अंदर। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने सरकारी कार्यालय में शराब पीने के मामले में संज्ञान लिया है। फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस को आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के लघु सचिवालय में शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा था। लघु सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का शराब सेवन का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने अब संज्ञान लिया है और पुलिसकर्मियों को डीसी विक्रम सिंह ने संज्ञान लेते हुए पत्र लिखा है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता उदय भान ने बाल मुकुंद शर्मा को पार्टी के खिलाफ विरोधी आचरण के चलते पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 सालों के लिए तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया। उदय भान ने कहा कि बाल मुकुंद शर्मा द्वारा की जा रही अनर्गल बयानबाजी से न केवल पार्टी की छवि धूमिल हुई है। उदय भान ने बाल मुकुंद शर्मा को किसी डिबेट में भाग लेने या प्रेस में कोई बयान जारी करने पर भी रोक लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने का भी बयान जारी किया। और क्या कुछ कहा उदय भान ने, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के साथ लगे सर्विस रोड पर लंबे समय से रुके हुए कार्य को लेकर राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड का कार्य पूरा न होने के कारण स्थानीय लोग गलत दिशा में वाहनों को चलाकर अपने घरों में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण आए दिन लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जो भी यहाँ से आने जाना होता है, आम जनता परेशान है, बच्चे परेशान है, जिन लोगों को मुआवजा मिल जाता है मुआवजा मिल चुका है, अति करना पड़ता बैठे हुए हैं, रोड को क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। इसके खिलाफ विरोध किया जाए, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
तो क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ से निकलने में? और दिक्कत ये आ रही है कि सर्विस रोड पूरा क्लियर नहीं है, हमें रोड से कट लेना पड़ता है। नेशनल हाईवे यहाँ से जाता हुआ है तो बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ियों का सामना करना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, डर लगता है। सर्विस लेन हुंडई कार के शोरूम से लेकर पेट्रोल पंप तक, बल्कि यूँ कहिए वोमेंस गेट तक कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर जो आने जाने वाले हैं, हमारे फूल विहार है, होमेक सिटी है, उधर हमारी राधे श्याम कॉलोनी है, उन लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और कई बार प्रशासन के नोटिस में लाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ हर वक्त एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो काफी समय से काम रुका हुआ है, तो क्या इसकी कहीं पहले अपील की गई है? बहुत समय से काम रुका हुआ है, उनको पता भी है, लेकिन कोई काम करने में बहुत परेशानी आती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? चाहेंगे कि सरकार को इसमें तुरंत कार्रवाई करके इसको तुरंत बनाना चाहिए, ताकि आने जाने वाली नागरिकों को कुछ सुविधा मिले। और सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो उसको पूरा किया जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। हमारे यहाँ पर अंडरपास होना चाहिए, वो भी नहीं है, और प्रगति होगी, हमें तो प्रगति कहीं नजर ही नहीं आ रही। अंडरपास जाओ, पहले 4 किलोमीटर पहले इधर जाओ, फिर इधर जाओ, आप सरकारी चक्कर काटते रहो। इधर मंदिर भी इधर मंदिर है, शादियाँ आना जाना होता है, कोई अंडरपास की सुविधा होनी चाहिए, या मतलब ओवर फ्लाई ओवर होना चाहिए, जिससे 2 व्हीलर, चलो 4 व्हीलर ना और 2 व्हीलर तो क्रॉस हो कम से कम, और पैदल जाने वाले कम से कम इजीली तो क्रॉस कर सके रोड। सर्विस रोड पूरा नहीं है, लेकिन आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या है। यहाँ पे एक बात बताओ जी, वहाँ से सीधा आने के बाद कुछ तो यहाँ पर शोरूम होने के कारण यहाँ ट्रैफिक जाम लगा रहता है, दूसरा यहाँ आने के बाद रॉन्ग साइड करते कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। रोड का तो आजकल बड़ी दिक्कतें हो रही है, मुआवजा भी जब मिल चुका है तो अभी तक बनाया क्यों नहीं है गवर्नमेंट ने, और इस पे इतने हादसे होने स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा, और रोज ना कुछ रोज हादसे हो रहे हैं, और इसको अनदेखी किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो आपका अक्सर यहीं से आना जाना होता है? अक्सर यहीं से आना जाना। तो दुर्घटना को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? दुर्घटना जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा तो दुर्घटना को कैसे हम रोक पाएंगे? तो रोज आज से रोजाना बढ़ते जा रही है, जब तक ये क्लियर हो जाए तो हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी क्लियर किया। इलाहाबाद के मोटुका गांव में 44 एकड़ जमीन जो कि पंचायत ने जिला कारागार बनाने के लिए दी थी, उसको तत्कालीन सरकार के द्वारा जिला कारागार बनाने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो जमीन एनटीपीसी को दी गई थी, लेकिन यही जमीन अब आसपास के सैकड़ों गांव के लिए जी का जंजाल बन गई है, जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा कूड़ा घर बनाया जा रहा है, जिसके लिए किसान लगातार मंत्री और विधायकों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी कमेटी गठित कर अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान कर दिया है। और वहीं किसानों का भी कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पंचायत में आगामी कार्रवाई के निर्णय लिए जाएंगे। का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे 100 गांव पड़ते हैं, तिगाम से लेके फतेहपुर बलोच, बड़े जैसे गांव, दयालपुर, अटाली, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पे बच्चों के स्कूल्स हैं। यहाँ पर 100 गांव, यहाँ से शहर के लिए 100 गांव के लिए यहाँ से पानी जाता है, शहर के लिए पानी जाता है, तो यहाँ का वातावरण दूषित होगा। जैसे कि ये अभी बिदवाली में से वहाँ से ये कूड़ादान उठकर यहाँ आ रहा है, गुड़गांव नगर निगम यहाँ भेज रही है, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो गंदगी यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं फैलना देना चाहते जो गुड़गांव के क्षेत्र में फैली हुई है। तो हम भी इस मांग को लेकर के मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे राजेश नागर मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इस गंदगी को कहीं और खाली जगह में जहाँ दूर हो, जहाँ जीवन प्रभावित ना हो, वहाँ पे डाला जाए। हमारे गांव मोटुका में जो सरकार द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट का जो कूड़ा घर बनाया जा रहा है, उस विषय में इस पंचायत का आयोजन हुआ और इलाके की समस्त सरदारी, समस्त पंच, सरपंच और जितने भी हमारे इलाके के सरदार हैं सभी ने भागीदारी निभाई और कमेटी ने ये फैसला लिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जाएगा और पूरी प्रयास किया जाएगा कि इस कूड़े घर को यहाँ से हटाया जाए, जिससे इस कूड़े घर के कारण जो बीमारी फैलेगी, जो प्रदूषण फैलेगा, जो हवा और पानी दूषित होगा, उस बीमारियों से हमारे इलाके के गांव बच पाएं।
जुलाना में डीएपी खाद लेने के लिए महिला और पुरुष किसानों की लंबी लाइन लगी। भीड़ को देखते हुए इस बार डीएपी खाद समिति के अधिकारियों द्वारा जुलाना के थाना में वितरित किया जा रहा है। खाद को लेकर सोसाइटी अधिकारियों ने दावा किया है कि पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध है। सरसों बिजाई के साथ गेहूं बिजाई को लेकर इन दिनों खाद की मारामारी भी चल रही है। तो वहीं किसानों का कहना है कि जुलाना में खाद नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। की दिक्कत है जी, मंडी में नहीं मिला। मंडी में नहीं मिल रहा जी। तो अब यहाँ कहाँ पहुँचे हो? यह सरकारी पे थाना में जी। थाना में लाइन में लग रहे हो? हाँ जी। कितने आदमी हैं? आदमी होंगे 150। क्या नाम आपका? मेरा अनिल लग रहे हो? ये खाद लेने का तरह रहे जी डीएपी। कौन से गांव से हो? साजीपुर से। मंडी में नहीं मिला? ना जी, मंडी में 16 बीज का गला कट्टा लाऊं जी। अच्छा, तो यहाँ तो जी 5 दे रहे हैं। 5 दे दें जी, एक आधार कार्ड पे। क्या नाम आपका? में लग रहे हो थाना में? तो यहाँ पे सरकारी खाद मिल रहा है प्राइवेट है? सरकारी वैसे तो। अच्छा, नहीं मिल रहे। 1 घंटा लिया इतने जगह। हाँ, 1 पर्ची मिल रही है जी। क्या नाम आपका? फूल कुमार। कौन से गांव से? खबर सिरसा से है, जहां किसान का धान ना बिकने के कारण घर वापसी पर शुक्रवार रात को रंगा घग्गर नदी पुल के पास धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से गांव अलीका के किसान मुरारी लाल की दर्दनाक मौत हो गई। मंडी में धान की खरीद नहीं होने के चलते परेशान किसान धान मंडी से वापस अपने घर की ओर जा रहा था। लौटते समय रास्ते में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर सहित ट्रॉली पलट गई। ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਲਰ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੋਚਰ ਕਹਿੰਦਾ 26 ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ 24 ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ 24 ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ 26 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਟ 13 ਕਿਲੋ ਕਾਟ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਦੂਸਰਾ ਸੇਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲ ਪਏ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਤੇ ਰੰਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਕੋਲੇ ਆਏ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਸਪੌਟ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਾਲੇ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਆਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ, ਆਮ ਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ करिए। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम
प्लस माइनस का। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में स्थित श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीतकारों की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। ये कार्यक्रम शुभ सिद्धि विनायक मंदिर और कर्नाटका संगीत सभा ने मिलकर आयोजित किया। जे रघुराम ने कहा कि जैसे बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, वैसे ही स्कंद षष्ठी व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के नाश के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इनकी पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बनता है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं गुरु कृष्ण कुमार, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर, कल्चर के बारे में, ये कल्चर कब से प्रारंभ हुआ? ये हमारे कल्चर का स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई बिगिनिंग इस डेट से हुआ है करके कुछ नहीं है। वो तो सनातन धर्म है जो एजलेस है, डेटलेस है। फ्रॉम द टाइम ह्यूमन काइंड हैज़ बीन अराउंड, द कल्चर दैट वी टॉक अबाउट हैज़ बीन इन प्लेस। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये ऐसा है कि इट इज़ बियॉन्ड टाइम एंड इट इज़ टाइमलेस। वही इसका स्पेशलिटी है। ये चलने वाला पर्व भगवान कार्तिकेय का कितने दिनों तक चलता है? ये भगवान कार्तिकेय का 6 दिन तक होता है। जब 6वां दिन भगवान कार्तिक ने इस असुर को संहार करने के बाद, उसको सूर संहार बोलते हैं, सूर नाम से एक असुर था, उनको संहार करने के बाद 7वें दिन भगवान का शादी का बड़ा फेस्टिवल होता है। वो 7वें दिन होता है। वही ये फेस्टिवल का स्पेशलिटी है। तो इसमें व्रत भी रखते हैं लोग? लोग बहुत व्रत रखते हैं। अमावस्या ख़त्म होने के बाद, अमावस्या के बाद जो पहले दिन है उस दिन से शुरू करके 6ठी दिन तक हर दिन व्रत रख के भगवान का पूजा करके 6वें दिन जब सूर्य संहार ख़त्म होता है अपने व्रत ख़त्म करते हैं। वही इसका स्पेशलिटी है। मेरा नाम श्रीकला है। साउथ इंडिया में
ये शिव जी का दूसरा पुत्र है। नॉर्थ में भी प्रसिद्ध है, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु में उसको तमिल वाला भगवान समझते हैं, जो भगवान तमिल भाषा हमें दिए थे। तो उनकी ये दिवाली के बाद अमावस्या से शुरू करके सूर करके एक असुर था, उनको वध करने के लिए शिव जी ने इनको पैदा कराया था। माता जी कुन्नकुड़ी नाम से एक जगह में उनको एक बड़ा स्पीयर देती है। माता जी उनको स्पीयर देके शिव और शक्ति का दोनों का जुड़ा हुआ शक्ति का एक अस्त्र देती है। वो अस्त्र के साथ वो सूर को वध करते हैं, क्योंकि सूर ने, जो असुर है, उसने वर लेके रखा था शिव से कि कोई भी अस्त्र के साथ मुझे मार डाला नहीं जा सकता, जो एक आदमी चलाएगा या औरत चलाएगा। सो औरत शक्ति और शिव का मिला हुआ पावर के साथ उसके वर को टूटने के लिए कार्तिक भगवान शिव जी के तीसरा आँख से बाहर आते हैं और वो आग से बने हुए हैं। तो सूर का वध 6 दिन के छठ के बाद होता है और 7वां दिन में भगवान को शांत करने के लिए इंद्र की पुत्री जयंती बोलते हैं, देवसेना भी बोलते हैं, उससे शादी होता है। वो असुर को संहार करने में इतने क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो शांत करने के लिए शादी करा के उसको बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। छठे दिन लोग 6 दिन व्रत रह के छठे दिन खुशी मनाते हैं कि सूर का वध हो गया। तो जैसे कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, माता जी ने नवरात्रा में महिषासुर का वध किया था, ऐसे कार्तिक भगवान सूर का संहार करके इसको त्यौहार मनाते हैं। तो ये तमिलनाडु में बहुत फेमस फेस्टिवल है। सारे कार्तिक भगवान के मंदिर, एक छोटा सा पेड़ में कार्तिक रहता है, हर जगह में कार्तिक भगवान का मंदिर पहाड़ के ऊपर ही होता है। दिल्ली में भी उसको मलाई मंदिर बोलते हैं। दिल्ली वाले सोचते हैं मलाई का मतलब मलाई का मंदिर नहीं है, जो आदत हो गई इधर बोलने का। तमिल में मलाई वर्ड का मतलब पहाड़ है। तो छोटा पहाड़ पे कार्तिक रहते हैं और वहाँ से नीचे आके सूर का व्रत का ड्रामा जैसा हर एक कार्तिक मंदिर में इनैक्ट करते हैं, जिससे लोगों को मन में फीलिंग होता है कि भगवान अवतार बन के आए हैं, सारे नेगेटिव चीज़ों को वध करने के लिए। तो ऐसे हर साल मनाया जाता है।